हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सीडीपी के मॉक टेस्ट हम कवर अप करते हैं, तो उसी सीरीज़ में आज हम नई वीडियो करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 16 की। ओके, तो 15 वीडियो हम कवर कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि हम एक ही वीडियो में हम कितने क्वेश्चन कवर अप करते हैं। हम 30 क्वेश्चन कवर अप करते हैं। तो आप ये बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा, इन 30 में से आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं हर तरह के क्वेश्चंस वीडियो में लेके आती हूँ। आपको यहाँ पे मैचिंग क्वेश्चन भी मिलेंगे, नोट कंसेप्ट वाले भी मिलेंगे, डेफिनेशंस वाले भी मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, लेंथी क्वेश्चंस। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए हम डायरेक्ट हम यहाँ पे ऑप्शन पे बात करते हैं, टाइम वेस्ट आपका भी नहीं करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा विलियम वुंट। जो विलियम वुंट थे, इनको क्यों कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, क्योंकि इन्होंने लिपजिंग नामक स्थान पे, जर्मनी के लिपजिंग के नामक स्थान पर इन्होंने जो साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी इन्होंने एस्टेब्लिश की थी 1879 में, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। विच मेथड इज नोन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि इनमें से कौन सा ऐसा एक मेथड है जिसको साइंटिफिक स्टडी के लिए माना जाता है कि बिहेवियर की बिल्कुल अच्छे से बेस्ट मेथड है वो बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी के लिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा है बिहेवियरिज्म। जो बिहेवियरिज्म है उसको माना जाता है, क्योंकि देखिए हमें बिहेवियर को हमको स्टडी करना है। तो बिहेवियर को स्टडी करना है तो हम बिहेवियरिज्म का यूज़ करेंगे। हम इंसान के बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम बिहेवियरिज्म कंसेप्ट का ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय। जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जो धारणा है वो किसने दी है। तो देखिए ये दी थी डेनियल गोलमैन ने। ठीक है, कब दी थी इन्होंने, दी थी 1964 में। कंसेप्ट कब दिया इन्होंने, दिया 1964 में। लेकिन जो ये कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट पॉपुलर कब हुआ, ये हुआ था 1995 में। ठीक है, कंसेप्ट तो दिया इन्होंने 1964 में, लेकिन ये कंसेप्ट जो उनका था इमोशनल इंटेलिजेंस का, ये पॉपुलर कब हुआ, तो ये हुआ 1995 में। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन की उससे हमने यहाँ पे 3 बातों को जान लिया है। तो ऐसे ही हम जिसमें क्वेश्चन में भी पॉसिबल होगा उसमें मैं आपको ऐसे बताऊंगी साथ ही साथ, ताकि आपके एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए थिंकिंग इन्वॉल्व। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, थोड़े डिफिकल्ट भी होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थिंकिंग इन्वॉल्व्स, कि विचार में क्या शामिल होता है। तो देखिए यहाँ पे जिसका आंसर रहेगा ये हमारा ऑल ऑफ दीज रहेगा, क्योंकि जब हम थिंकिंग की बात करते हैं तो इसमें हमारा रीजनिंग भी आ जाता है कि हम कैसे हम अपने बात के पीछे हम अपना रीज़न दे रहे हैं, कैसे हम किसी चीज़ को हम रिमेंबर रख रहे हैं, हम कैसे वो हमारी मेमोरी में सेट हो रहा है, और कैसे हम इमेजिन कर रहे हैं, कैसे हम कल्पना कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन हो जाती है किसमें, थिंकिंग में। थिंकिंग क्या होता है आप बताइए, अब आप भी सोचते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे जो चीज़ें हैं ये सब आपके भी माइंड में आती होंगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे ये पूछा गया कि थिंकिंग में क्या क्या ऐड ऑन होता है। तो थिंकिंग में ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे ऐड होते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक रहेगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। विच इमोशन अपीयर फर्स्ट इन ए चाइल्ड। तो हम बात करते हैं एक छोटे बच्चे की, तो सबसे पहले उसमें कौन सा इमोशंस आपको देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए सबसे पहले देखने को मिलता है हमको जॉय, कि बच्चा कैसे आनंद कर रहा है, बच्चा आनंद ले रहा है नहीं ले। आपने देखा भी होगा छोटे छोटे बच्चों को कि बच्चे आराम से लेट के आराम से खेलते रहते हैं। तो जो फर्स्ट जो इमोशंस रहता है वो क्या रहता है बच्चे में, वो आनंद रहता है। ठीक है, आप ये भी सोच रहे होगे कि जो छोटा बच्चा होता है वो तो रोता है, नहीं, उसको रोने में भी आनंद आता है, क्योंकि वो छोटा है ना। तो उसको जो इमोशन फर्स्ट है वो क्या है, वो है उसका आनंद लेना। तो वो क्राई करने में भी उसको क्या आता है, उसको आनंद फील होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट है वो क्या है।
तो देखिए जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो ये होती है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर ठीक रहेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोसेस तो है ही नहीं डेवलपमेंट, क्योंकि ये तो जब से हम मतलब जब से बर्थ होता है और जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तो जब तक तो हमारी डेवलपमेंट होती ही रहती है, ठीक है। एक पीरियड के बाद ग्रोथ रुक जाती है लेकिन बंद तो बिल्कुल वो भी नहीं होती है। तो डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार चलती ही रहती है और एकदम से तो विकास होता ही नहीं है और ये टेम्परेरी प्रोसेस भी ये नहीं होती है। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। थिंकिंग विदाउट लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब हम भाषा की बात करते हैं जिसमें हम वर्ड्स का यूज नहीं करते, जिसमें हम भाषा के बिना विचार को क्या कहते हैं, मतलब माइंड में कुछ बात तो आ रही है लेकिन हम लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नॉन वर्बल थिंकिंग, कि जहाँ पे हम शब्दों का यूज नहीं कर रहे हैं तो वो सब क्या है, वो है अशाब्दिक सोच, मतलब जिसमें वर्ड्स नहीं है, जिसमें शब्द नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, ए चाइल्ड लर्न टू राइड ए बाईसाइकिल। एक बच्चा है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, साइकिल चलाना बच्चा सीख रहा है, तो ये किस टाइप की लर्निंग वो बच्चा कर रहा है, तो देखिए ये कर रहा है मोटर लर्निंग, ठीक है। गतिशील अधिगम यहाँ पे हो रहा है क्योंकि बच्चा कुछ चलाना सीख रहा है ना, कुछ मूवमेंट में है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मोटर लर्निंग हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हमारा हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पर्सनैलिटी इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन इंडिविजुअल। किसने कहा है, हु सेड दिस। देखिए डेफिनेशन वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया है अभी आपके सामने, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, ऑलपोर्ट। इन्होंने कहा था कि जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, वो व्यक्ति के भीतर मतलब पहले से ही मौजूद है। जो पर्सनैलिटी है वो एक गतिशील संगठन है, किसका, ट्रेड्स का, हमारी क्वालिटीज़ का। तो इन सब से मिलके ही क्या बनती है, हमारी पर्सनैलिटी बनती है। सिर्फ हम बाहरी हम देख के इंसान को बता नहीं सकते कि किसकी पर्सनैलिटी कैसी है, हम उसके इनर जो उसका कंसेप्ट है, उसके मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, तो उन सबको इंक्लूड करके ही पर्सनैलिटी बनती है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो पर्सनैलिटी क्या है, वो एक संगठन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू, कि जो बुद्धि है उसका अर्थ है, तो उसका क्या अर्थ है। देखिए बुद्धि इंटेलिजेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन, कि नई परिस्थितियों में हम अपने आप को समायोजन कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कि हम देखिए इंटेलिजेंट तो सभी होते हैं, ठीक है, एक तरीके से आप मान लीजिए कि सभी इंटेलिजेंट है, लेकिन वही इंटेलिजेंट बंदा यदि कहीं जाता है और वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाता है तो फिर उसकी इंटेलिजेंस किस काम की, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हम हर एनवायरनमेंट में अपने आप को हम एडजस्ट कर सकें, हम उसमें मतलब हम उसमें मिल जाएं उस वाले एनवायरनमेंट में, तो वो क्या है, वही इंटेलिजेंस, वो उसको कहते हैं कि समझदारी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बुद्धि के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। ए स्टूडेंट डे ड्रीमिंग ड्यूरिंग द क्लास, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक बच्चा जो है वो क्लास में दिव्या स्वप्न देखता है, ठीक है। तो यह किसका उदाहरण है। देखिए बच्चा क्लास में क्या सोच रहा है, मैं बड़ा होके ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, तो ये सब क्या है, उसकी डे ड्रीमिंग है, दिन में सपने देख रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है बच्चे की, तो ये सब बच्चे की क्या है, ये कल्पना है। बच्चा क्या कर रहा है, फैंटेसी की बातें कर रहा है, बच्चा कल्पना में जी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। देखिए ये जो क्वेश्चन है सीटेट 2023 में भी पूछा गया है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो देखिए इजी क्वेश्चन था ये, तो हम देखें तो पेपर के कंसेप्ट से, तो यहाँ पे जो 12th क्वेश्चन है इसका ऑप्शन रहेगा सी करेक्ट, कि जो साइकोलॉजी है वो किसकी स्टडी है, वो स्टडी है हमारे बिहेवियर की, जो इंसान के बिहेवियर को मेजर करती है, उसको समझती है कि इंसान का बिहेवियर कैसा है। तो ये सब क्या है कि बिहेवियर को मेजर करना कौन कर सकता है, तो सिर्फ मनोविज्ञान ही ये काम कर सकता है, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन का रहेगा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे।
देखिए, हु इंट्रोड्यूस द टर्म साइकोलॉजी फर्स्ट, किसने सबसे पहले जो साइकोलॉजी जो वर्ड है इसको मतलब यूज़ किया था। बात आ गई वर्ड को यूज़ करने की, कि जो साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान जो शब्द है उसको यूज़ ही किसने किया था सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन भी स्टार्ट में पूछा गया है 2022 में। तो ये जो वर्ड था इसको सबसे पहले यूज़ किया था किसने, रुडोल्फ गोकलिनियस ने। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया था इसको अपनी एक बुक के अंदर। और मतलब इसके बाद तो जैसे स्टार्टिंग इन्होंने की थी, इसके बाद तो जो मनोविज्ञान था वो एक अलग ही मतलब शाखा बन के, एक ब्रांच बन के मतलब दुनिया की नज़र में आया था। ठीक है, जो ये मनोविज्ञान था ये। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील विद लर्निंग इन स्कूल, कि इनमें से कौन सी ऐसी शाखा है जो कि डील करेगी लर्निंग इन स्कूल। जब हम स्कूल में लर्निंग की यदि हम बात करेंगे तो डील करेगी कौन सी यहाँ पे ब्रांच डील करेगी, साइकोलॉजी की। तो देखिए इजी क्वेश्चन आपने भी यहाँ पे देख लिया होगा, क्वेश्चन पूछा गया है ये रीट में 2021 में। तो देखिए 14 का यहाँ पे रहेगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि हम यहाँ पे लर्निंग बात कर रहे हैं, लर्निंग के स्कूल में। स्कूल में बच्चा लर्निंग कर रहा है, मीन्स क्या है कि वो एजुकेशन कर रहा है। और इन सब को जो ब्रांच साइकोलॉजी की, तो वो एजुकेशन साइकोलॉजी यहाँ पे डील करेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो पहला बुद्धि परीक्षण था वो किसने बनाया था, ये क्वेश्चन हमारा। देखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है केवीएस में 2021 में। तो ये बनाया था सबसे पहले बिनेट और साइमन ने। ठीक है, कब बनाया था, 1905 में। ठीक है, कब बनाया था, 1905 में। और किसने बनाया था, बिनेट और साइमन ने सबसे पहले की यदि हम बात करते हैं। इसके बाद तो बहुत सारे बने हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के, टेस्ट जो थे, सबसे फर्स्ट जो था वो बनाया था बिनेट और साइमन ने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्रिएटिविटी इज क्लोजली रिलेटेड टू, जो क्रिएटिविटी होती है वो किससे ज़्यादा संबंधित होती है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये पूछा गया है सीटेट 2021 में वाला क्वेश्चन। तो जो क्रिएटिविटी होती है वो रिलेटेड रहती है डाइवर्जेंट थिंकिंग से, जिसमें कि मतलब क्या है, जो बंदा क्रिएटिव होता है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में सोचता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग दिशा में सोचे। इसके अलावा मैंने पहले भी समझाया है कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है उसका मतलब क्या है, डायरेक्शंस, जहाँ पे बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में बच्चा सोचेगा, उसका दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। डेट मीन्स क्या है कि बच्चा क्रिएटिव माइंड का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 16 क्वेश्चन हमारा ऑप्शन रहेगा वो ए बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द टर्म ईगो, जो ईगो टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2 एग्जाम में पूछा गया है, एस्टेट 2023 में भी और एस्टेट 2016 में भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ईगो की। तो ईगो जो है वो यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल को ये रिप्रेजेंट करता है, तो हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए जो ईगो होता है वो रिलेटिव प्रिंसिपल पे बात करता है, वास्तविकता की बात करता है ईगो। इसके अलावा जो प्लेजर प्रिंसिपल होता है वो इड होता है, इड। ठीक है, और जो मोरल प्रिंसिपल है इड, ईगो, और ये सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो। जो इड वाले होते हैं वो सिर्फ अपने प्लेजर की, अपनी वो कहते हैं ना कि एक सुखवादी इंसान जो होता है वो इड पर्सनैलिटी वाले होते हैं। इसके अलावा जो रियलिटी की जो बात करते हैं, जो मतलब अपनी लाइफ बिल्कुल रियलिटी में जीते हैं, तो वो सब होते हैं कौन, ईगो वाले। और जो सुपर ईगो वाले होते हैं वो मोरल प्रिंसिपल वाले होते हैं कि हमें हमारे जो समाज है उसका ये नियम है तो हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, काम अच्छा है, काम बुरा है। तो ये सब कौन बात करते हैं, सब करते हैं ये सुपर ईगो वाले। ठीक है, तो यहाँ से हमने तीनों के बारे में जान लिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, गेस्टाल्ट वर्ड मीन्स, यहाँ पे वर्ड है गेस्टाल्ट। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए इसका मतलब होता है होल, समग्र, पूर्ण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, होल। जो गेस्टाल्ट वर्ड है तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। होल इसका पूरा वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है गेस्टाल्ट वर्ड का, क्योंकि यहाँ पे बात की जाती है पूरे कंसेप्ट की, कि बच्चे को ओवरऑल हम यहाँ पे लेके चलते हैं। जब हम गेस्टाल्ट की बात करते हैं तो कि बच्चे का हमको पूर्ण विकास करना है, बच्चे का बिल्कुल हम उसको एक पूर्ण आइडेंटिटी मान के चलते हैं हम एक बच्चे को। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 का यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग ओल्ड स्कीमा विद न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड,
कि जब हम बात करते हैं स्कीमा की कि हम एडजस्ट करेंगे ओल्ड स्कीमा को न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है रीड 2021 में ये वाला भी। तो देखिए इसको कहेंगे हम अकोमोडेशन, अनुकूलन, कि कैसे हम अपने जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी, जो हमारे माइंड में पहले से सेट था, उसको हम न्यू इन्फॉर्मेशन कोई आ गई तो उसको हम कैसे मतलब अरेंज करेंगे, उन दोनों को, उनको हम कैसे हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो इन सब प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम कहेंगे अकोमोडेशन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अनुकूलन, कि कैसे हम अपने आप को अनुकूल कर रहे हैं उस नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग, नई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप रिस्पॉन्स अपने नोट भी कर रहे होंगे कि आपके कितने करेक्ट रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो देखिए 20 क्वेश्चन जो है, इन मोटिवेशन ड्राइव मीन्स, कि मोटिवेशन में ड्राइव का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो ड्राइव का मतलब होता है नीड, की आवश्यकता। जैसे देखिए यदि आपको आवश्यकता क्यों है कि आप पढ़ो, कोई तो कोई नीड होगी, आपको चाहते होंगे ना, इसलिए तो आप पढ़ रहे हो, तो इसलिए तो आपकी आवश्यकता है कि आपको क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो ड्राइव का मतलब क्या होता है, नीड की, कोई तो नीड होगी जिसने आपको मोटिवेट किया है कुछ काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइव का मतलब क्या है, नीड। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड मेनली ऑन, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड रहता है, जो ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है सीटेट 2021 में। तो देखिए जो लैंग्वेज है वो किस पर डिपेंड रहती है, तो वो रहेगी इन सब पे। कैसे, देखिए इमिटेशन, बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने बड़ों को देख के सीखते हैं। यदि आप इंग्लिश में बात करोगे तो बच्चे आपसे इंग्लिश में ही बात करेंगे। ठीक है, यदि आप बच्चों से लोकल बोल रहे हो तो बच्चे आपसे लोकल ही बोलेंगे। तो क्यों, क्योंकि आप उसको ऐसे सिखा रहे हो, बच्चे आपकी नकल कर रहे हैं, बच्चे आपका अनुकरण कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड देखिए रेनफोर्समेंट, कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जैसे मान लीजिए आपने बच्चों को कुछ बोलना सिखाया, मान लीजिए छोटा बच्चा है, आपने बोला बोलो पा 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 पा, तो ऐसा करने से क्या होगा, बच्चा भी कोशिश करेगा। बच्चे ने बोल दिया वर्ड, बच्चे ने, मान लीजिए बच्चे ने वर्ड बोल दिया पापा, ठीक है, तो आप बच्चे को क्या, आप बच्चे को वहाँ पे दोगे रेनफोर्समेंट, वेरी गुड बेटा, तो बच्चा खुश हो जाएगा, बच्चों को मिला रेनफोर्समेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए मैच्योरेशन, तो जैसे हमारे अंदर परिपक्वता आती है, जैसे हम मैच्योर हो जाते हैं, तो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो भी अपने आप मैच्योर हो जाती है, क्योंकि हम हर चीज़ को अच्छे से सीख चुके होते हैं इसी वजह से। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑल ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए टैबुला रासा, जो टैबुला रासा जो कंसेप्ट है वो किसने दिया, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैंने पहले भी वीडियो में ऐड किया है, मैं यहाँ पे दोबारा ऐड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और देखिए पूछा भी गया है DSSB के में 2023 के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो कंसेप्ट है ये दिया है जॉन लॉक ने। ठीक है, और कब दिया था, 1619 में, 1690 में। ठीक है, इसके अलावा देखिए इन्होंने इसमें क्या कहा था कि जो बच्चा होता है वो एक कोरे स्लेट के समान होता है, उसमें जो हम चाहते हैं वो हम उसमें लिख सकते हैं, उस कोरे स्लेट में। मतलब क्या है कि जैसा हम बच्चों को बनाना चाहते हैं वो हम पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि हम अपने बच्चों को कैसा बना रहे हैं। तो इसलिए जैसा आप डिजर्व करते हो, जैसा आप चाहते हो अपने बच्चों से कि वो ऐसा करे, तो उससे पहले आपको वो सब करना होगा, क्योंकि बच्चे आपकी नकल करते हैं, बच्चे ऑब्जर्वेशन से ही सीखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा, जॉन लॉक। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स, यदि हम बात करें अधिगम के स्थानांतरण की, तो इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसका अर्थ होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए हमारा, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। देखिए आपने कुछ बात सीखी और आपने उसी को न्यू सिचुएशन में आपने उसको यूज़ कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कि आपने स्कूल से सीखा कि हमको वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमको पानी को बचाना चाहिए, तो बच्चे ने घर पे आकर देखा कि टैप चली हुई है, मम्मी चला के भूल गई है, तो फिर बच्चा वहाँ पे क्या करेगा, मम्मी ऐसे नहीं करना चाहिए, वो पहले तो जाके उस टैप को बंद करेगा, फिर वो बताएगा मम्मी को मम्मी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे पानी वेस्ट होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि अधिगम का स्थानांतरण, आपने सीखा, आपने उसको यूज़ किया न्यू सिचुएशंस में। ठीक है, तो यही है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24, इमोशनल डेवलपमेंट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय, जो भावात्मक जो विकास है इंसान का वो सबसे अधिक प्रभावित किससे होता है, ये हमारा क्वेश्चन है।
तो देखिए ये होता है सबसे ज़्यादा हमारी फैमिली से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर ठीक रहेगा। कैसे, देखिए इमोशनल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चा इमोशनली अटैच होता है अपनी फैमिली से, ठीक है। तो यदि फैमिली अच्छे से बच्चे के साथ डील कर रही है, इमोशनली बच्चा स्ट्रोंग है, हमने उसको स्ट्रोंग बनाया है, तो बच्चा अच्छे से बिहेव करेगा, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करता है, ये करता है फैमिली पे, ठीक है। तो 24 का यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू, जो हमारा इंटरेस्ट होता है, जो हमारी रुचि है, वो किससे संबंधित होती है, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक रहेगा, ऑल ऑफ दिस। क्यों, देखिए इंटरेस्ट है तो हमारा मोटिवेशन होगा। देखिए यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तभी हम मोटिवेट होंगे, यदि हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं तो चाहे कोई दुनिया पूरी पावर लगा ले, कोई हमको मोटिवेट नहीं कर सकती। हमारा खुद का इंटरेस्ट है कि हम चाहते हैं कि हमको कुछ सीखना है, तो हमें तो मोटिवेशन हम पे काम करेगा ना। सेम ऐसे ही लर्निंग, देखिए इंटरेस्ट जो है, हमको कुछ सीखना हम कुछ चाहते हैं तो इंटरेस्ट हमारा होना चाहिए ना लर्निंग करने के लिए भी। कोई आपको पढ़ा नहीं सकता ना कि कोई हमारे दिमाग में घुस के तो हमको कोई पढ़ा नहीं सकता ना। तो जब हमारा इंटरेस्ट है तभी तो हम लर्निंग कर पाएंगे ना। सेम ऐसे इमोशंस भी, ठीक है। यदि आपका इंटरेस्ट है कि मेरे को अपने आप को कंट्रोल करना है, मेरे को हंसना नहीं है इस वाली सिचुएशंस में, तो ये क्या है, आपका इंटरेस्ट है। आप चाहते हो ना कि मेरे को यहाँ पे मेरे को लाफिंग नहीं करनी है। तो ये सब क्या है, ये सब इंटरेस्ट से रिलेटेड है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट बात चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। ए टेस्ट इज रिलायबल इफ, एक जो टेस्ट है उसको विश्वसनीय कब माना जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको माना जाएगा कब, कि जब इट्स गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट, यह जब स्थायी परिणाम देता है तो हम कहेंगे कि जो टेस्ट है वो क्या है, वो विश्वसनीय है, वो रिलायबल है। ऐसा हम क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपने एक टेस्ट लिया बच्चों का, आपने बच्चों को दिए MCQs, 20 MCQs आपने बच्चों को दिए, ठीक है। तो यदि उस टेस्ट को 10 बार अलग अलग बच्चों पे अप्लाई किया जाए, ठीक है, और रिजल्ट सेम है, देखिए आंसर तो उनका सेम ही है, हो सकता है कि अलग अलग बच्चों का अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो वही होगा ना, रिजल्ट तो वही है, चाहे आप उसको 100 बार अप्लाई कर लो। तो कहने का मतलब क्या है कि वो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे, लगातार रिजल्ट उसका स्थायी एक जैसा ही उसका क्या है रिजल्ट आए, तो हम मानेंगे कि जो टेस्ट है वो क्या है, बिल्कुल रिलायबल है। बिल्कुल टेस्ट क्या है, वो बिल्कुल उसमें हम विश्वास कर सकते हैं कि वो ऑथेंटिक है, ठीक है। क्वेश्चन 26 का यहाँ पे ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा बिल्कुल यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए 27 क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू, जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो हमको किसके तरफ लेके जाती है। क्वेश्चन है, पूछा गया है स्टेट 2021 में। तो देखिए जो फ्रस्ट्रेशन है वो हमको कहाँ लेके जाएंगी, वो हमको अग्रेशन की तरफ लेके जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन, यदि कोई बंदा है वो फ्रस्ट्रेट है तो क्या अग्रेशन ही निकल के आएगा, ठीक है, गुस्सा आएगा, तो हैप्पीनेस तो होगी नहीं। और बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पे नेगेटिव है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारे यहाँ पे ठीक रहेगा, अग्रेशन, आक्रोश बढ़ेगा इंसान में यदि वो फ्रस्ट्रेट है तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ए चाइल्ड हु फेल्स फ्रीक्वेंटली, एक बच्चा है बार बार क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो इससे क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया है, मैंने दोबारा से ऐड ऑन किया है। क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में 2023 में। तो ऐसा करने से बच्चे में क्या भावना आएगी, बच्चे में, बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चे में आ जाएगी हीनता ग्रंथि, जो बच्चे की है वो यहाँ पे मतलब ज़्यादा बच्चे की एक्टिव हो जाएगी, बच्चे में नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा 28 क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे आ गया हमारा मैचिंग वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन पूछा गया है दो एग्जाम्स में भाई, सीटेट 2021 में और रीट 2022 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या है इस साइड तो हमारे क्या है थ्योरीज है, थ्योरीज के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट साइड इसके की कंसेप्ट दिए गए हैं इन थ्योरीज के, ठीक है। तो एक बार इसको मैं थोड़ा हटा के आपको थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं। देखिए चारों ऑप्शन आपको क्लियरली हो जाएंगे। हाँ जी देखिए, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें कि लर्निंग बाय एसोसिएशन, मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने इसकी अपलोड की है, जब आप जाके देखिएगा। सेम क्वेश्चन पे मैंने वहाँ पे समझाया कि जो क्लासिकल जो कंडीशनिंग है वो क्या है, वो लर्निंग बाय एसोसिएशन होता है, जिसमें हम संबंध द्वारा सीखते हैं।
तो जो ए है उसको ऑप्शन सेकंड रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का यहाँ पे रहेगा लर्निंग थ्रू रेनफोर्समेंट। बी का हमारा सेकंड रहेगा कि जो हम लर्निंग करते हैं वो हम रेनफोर्समेंट से करते हैं, ठीक है। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कंसेप्ट ये दिया था किसने, स्किनर ने, BF स्किनर ने ये वाला कंसेप्ट दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग। और जो लर्निंग बाय एसोसिएशन है ये दिया था किसने, इवान पावलोव ने, ठीक है। यहाँ से हम इनके थ्योरिस्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि ये थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी की। तो जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसमें क्या होता है, इसमें होता है लर्निंग बाय डूइंग एंड प्रैक्टिस, कि हम करते हैं हम काम को, ठीक है। और ये दिया था किसने, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। इसके अलावा है इनसाइट लर्निंग, कि जो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है इसमें क्या होता है, सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉल्यूशन, कि एकदम से हम समझ के अनुसार हम किसी भी प्रॉब्लम का हम क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं। तो जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये दिया था कोहलर ने, ठीक है। तो यहाँ से हमने 4 कंसेप्ट सीख लिए हैं। तो हमने जाना है थ्योरिस्ट के बारे में। सेकंड हमने यहाँ पे थ्योरीज के नाम भी हमको पता चल रहे हैं कि हमने 4 थ्योरी के बारे में पे बात कर रहे हैं। फिर हमने जाना उनके मेन कंसेप्ट का, कि थ्योरी से हमने जाना क्या था, इन थ्योरी का मोटिव क्या था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट का हमारा सेकंड ऑप्शन है, सेकंड का ए है, और थर्ड का हमारा थर्ड है, और फोर्थ का फोर्थ है। तो ऑप्शंस मैच कर लेते हैं भैया। अभी देखिए ये रहे आप सबके सामने। तो यहाँ पे देखिए हमारा फोर्थ का फोर्थ था, तो 1 में 2 में फोर्थ है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड का थर्ड था, तो ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक रहेगा भाई। तो अपने क्वेश्चन नंबर 29 के लिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 तो हो गया ना भाई। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे हमारे वीडियो के 30 क्वेश्चन। अब सभी जानते हैं 30 क्वेश्चन जो होता है वो हमारा लेंथी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, ए टीचर नोटिस दैट राहुल ए ब्राइट स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट है, वेरी इंटेलिजेंट बच्चा है, हैज रिसेंटली स्टॉप्ड सबमिटिंग होमवर्क। उसने लगा एकदम से क्या किया, उसने अपना होमवर्क सबमिट करना बंद कर दिया है। एंड अपीयर लेस इंटरेस्टेड इन क्लास एक्टिविटीज, और क्लास एक्टिविटीज में भी उसने कम पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। When the teacher praised other students, Rahul becomes silent and avoid eye contact. जब टीचर और बच्चों की भी तारीफ कर रहा होता है उस टाइम पे राहुल क्या करता है, वो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, वो आई कॉन्टैक्ट किसी के साथ वो नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल साइकोलॉजी, व्हाट शुड द टीचर डू टू द मोटिवेट राहुल, कि यदि हम बात कर रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की, तो यहाँ पे टीचर को ऐसी सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए राहुल को मोटिवेट करने के लिए, ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप कि आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। हम चलते हैं अपने ऑप्शंस पे। देखिए ये रहे 4 ऑप्शंस। फर्स्ट है गिव हिम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, नहीं पनिशमेंट की बात आते ही तो क्रॉस हो जाएगा, ऐसा तो कोई फंडा ही नहीं है कि बच्चों को हम पनिशमेंट देंगे, ठीक है। सेकेंड राहुल प्रेज राहुल पब्लिकली इवन व्हेन हिज परफॉर्मेंस इज पुअर, नहीं परफॉर्मेंस पुअर है तो भी हम बच्चों को मोटिवेट थोड़ी ना करेंगे कि बेटा आपने अच्छा किया है दोबारा से कीजिए, नहीं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा ना। थर्ड है फाइंड आउट द कॉज ऑफ डिमोटिवेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा ठीक रहेगा। सो आगे पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट द कॉज ऑफ डिमोटिवेशन, कि ऐसा क्या रीजन रहा कि बच्चा डिमोटिवेट हो गया। वो पहले वो एक ब्राइट स्टूडेंट हुआ करता, तो ऐसा क्या रहा, क्या उसके पीछे का कारण, उसको जानेंगे कि बच्चा डिमोटिवेट क्यों हो गया है, ठीक है। एंड प्रोवाइड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और हम बच्चे को क्या देंगे, एक हम उसको आंतरिक मोटिवेट करेंगे, ताकि बच्चे के जो अंदर से बच्चा बिल्कुल चुपचाप होकर बैठ गया है ना, तो ऐसा क्यों हो गया है, तो हम उसको आंतरिक रूप से क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। कैसे करेंगे, एनकरेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बच्चों को देंगे, हम बच्चे की तारीफ करेंगे, हम बच्चों को एनकरेज करेंगे, हम उसको जिम्मेदारियां देंगे, बच्चे बेटा आपको ये वाला काम पूरा करना है और ये कल तक हो जाना चाहिए ना, आप तो कर दोगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे में इच्छा पैदा होगी कि हाँ मैं कर दूंगा मैम। तो इस सबसे क्या है, बच्चा मोटिवेट हो जाएगा, और जो एक बच्चा ब्राइट था वो दोबारा से उसी ट्रैक को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। तो आज की वीडियो हमारे यहाँ पे पूरी होती है। यदि कंटेंट पसंद आ रहा हो, आपकी हेल्प हो रही हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।